हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैन आउट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। जो फॉर्मूला था हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर पी, और ये फॉर्मूला की सी के वैल्यू में अगर ये हो जाएगा एन बाई वी आर टी, और n के जगह मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा W2 बाय M2 RT। ठीक है, M2 भी RT। तो यहां से हम अगर M2 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा W2 RT बाय E बाय। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आया। तो जो M2 क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, M2 है हमारा मॉलिक्यूलर मास। और ये किसका मॉलिक्यूलर मास है? ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। तो हम बेसिकली ये वाला इक्वेशन से ये बोल सकते हैं, बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे यूज करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन क्या होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू मॉलिक्यूलर मास के वैल्यू के साथ सेम नहीं आता। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, लेट अस कंसीडर NaCl हमारा सॉल्यूट है। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5। तो जब हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर हमें वैल्यू कितना मिलना चाहिए? यहाँ पर जो वैल्यू मॉलिक्यूलर मास आएगा वो भी 58.5 आना चाहिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें वैल्यू कितना आना चाहिए? 58.5। लेकिन एग्जैक्टली उतना नहीं आता है। ये 58.5 के जगह में कभी कभी वैल्यू 70 आता है। ठीक है, या लेट अस कंसीडर 80 आता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ये तो मॉलिक्यूलर मास के साथ सेम नहीं है। तो ये वाला वैल्यू को, ये वाला मास को हम बोलेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे वो मास अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के साथ सेम नहीं होता है, दैट मीन्स दैट मास इज कॉल्ड अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों अराइज होता है? एक्चुअली में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का नंबर चेंज हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये NaCl में क्या प्रॉब्लम होता है? जब NaCl हम जैसे कि 1 मोल NaCl लेंगे, ठीक है, 1 मोल NaCl मैंने वाटर में ऐड किया, लेकिन जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा ना, तो ये NaCl 1 मोल NaCl नहीं होके रहेगा। वो क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या था? 1 मोल का मॉलिक्यूल था, 1 मोल का NaCl था, लेकिन जब NaCl को मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो 1 मोल Na प्लस हुआ, 1 मोल Cl माइनस हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 मोल का पार्टिकल जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है? तो 1 मोल NaCl डिजोल्व होने के बाद 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। कैसे? क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ। अगर पार्टिकल का नंबर इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब है पार्टिकल नंबर चेंज हो गया, दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डिसोसिएशन। तो ये जो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जनरेट होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल का नंबर है वो चेंज हो जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो हम जब वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल जाता है तो वो डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाता है। और सिर्फ डिसोसिएट नहीं होता, कभी कभी मॉलिक्यूल एसोसिएट भी होता है। जैसे कि हम लेंगे एसिटिक एसिड CH3COO। अब ये CH3COO जब aqueous मीडियम में जाता है
तो ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर बनाते हैं, CH3COOH, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल का नंबर डिक्रीज होता है, तो ये वाला प्रोसेस को हम बोलेंगे एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, तो ये पार्टिकल के नंबर में चेंजेस आता है। उसको हमने प्रीवियस वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं किया था। वो वाला जो इंडिकेटर है, वो वाला इंडिकेटर को जो प्रीवियस वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट किया था उसमें ऐड नहीं हुआ था। तो यहां पर देखेंगे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अगर जो मॉलिक्यूलर मास के वैल्यू से थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम आए तो वो वैल्यू को हम बोलेंगे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कहां से आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो ये एब्नॉर्मलिटी क्यों अराइज होता है, इट अराइजेस ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होता है वो एसोसिएट हो जाते हैं, नहीं तो डिसोसिएट हो जाते हैं। जब डिसोसिएट होता है तो पार्टिकल नंबर इंक्रीज होता है, जब एसोसिएट होता है तो पार्टिकल नंबर डिक्रीज होता है। उस वजह से हमें एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये एब्नॉर्मलिटीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना एब्नॉर्मलिटी हमको मिलेगा, उसके लिए हमने एक वैल्यू ऐड किया है, वैन एट फैक्टर। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन or association of solute in a solution is expressed in term of van एट फैक्टर। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट पार्टिकल कितना टाइम में डिसोसिएट होता है और कितना टाइम में एसोसिएट होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक फैक्टर लिया है जिसका नाम है वैन एट फैक्टर। ठीक है, तो वैन एट फैक्टर का मतलब क्या है, द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, तो आई ये वैन एट फैक्टर है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैन एट फैक्टर बेसिकली नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो वैन एट फैक्टर जो आई होता है, जो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हुआ एंड जो हमने कैलकुलेशन से निकाला, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाला, तो वहां से जो मॉलिक्यूलर मास हमको मिला उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको आई मिल जाएगा। तो उसका डेफिनेशन ऐसा होगा, द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल रिलेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो है आई और वैन एट फैक्टर। तो ये जो वैन एट फैक्टर को उसको हम दूसरे की तरह बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। उन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, आई होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला, दोनों न्यूमेरिकल फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, तो ये जो आई के वैल्यू कितना आता है, तीन टाइप का आता है, आइदर आई ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं तो लेस देन 1 होता है, नहीं तो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब आई इक्वल टू 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू abnormal मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास abnormal मॉलिक्यूलर मास के साथ सेम हो जाएगा तो उसका डिवीजन क्या आ गया, वैल्यू 1 आएगा। दैट मीन्स उस टाइप, इसका मतलब ये है वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट ही नहीं हुआ है कि एसोसिएट भी नहीं हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया। तो ये कुछ सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो सॉल्यूशन के अंदर नाइदर एसोसिएट होते हैं नॉट डिसोसिएट होते हैं, वहां पर कोई नंबर पार्टिकल में चेंजेस नहीं होता है। अगर 1 मोल ग्लूकोज लूंगा, वाटर में ऐड करूंगा, तो उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो 1 मोल ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सेकंड देखेंगे आई ग्रेटर देन 1। तो आई ग्रेटर देन 1 में क्या होता है,
सल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। देखो जब I ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो ग्रेटर देन abnormal मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, सल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। तो जैसे कि मैंने बताया था NaCl, NaCl डिसोसिएट क्या होता है Na प्लस प्लस Cl। जैसे KCl डिसोसिएट होके K प्लस प्लस Cl माइनस। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। तो देखो हमने पहले एक ही मॉलिक्यूल लिया था, वन मॉलिक्यूल, लेकिन जब ये डिसोसिएट हुआ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ तो ये 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कैसे? Mg प्लस 2 एक मॉलिक्यूल हुआ, 2Cl माइनस, तो ये हमको कितना मोल मिला? 3 मोल। दिया था कितना मोल? 1 मोल। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये याद रखना, जब भी डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब एसोसिएशन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा। तो और एक फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो देखो सारे मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? जब भी कोई सल्यूट वाटर में डिजल्व होगा या कोई भी सॉल्वेंट में डिजल्व होगा तो वो 100% डिजल्व नहीं होता है। वो 100% डिजल्व कुछ मॉलिक्यूल के लिए होता है, जैसे कि NaCl, KCl, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 1। ठीक है, लेकिन जिसका अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जब अल्फा का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा तो n इज इक्वल टू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आई के वैल्यू के साथ सेम हो जाएगा। लेकिन जब भी अल्फा लेस देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। ये वाला फॉर्मूला तभी डालोगे जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, I लेस देन 1 कब होगा? जब I लेस देन 1 होगा तब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लेस देन abnormal मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लेस देन abnormal मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल, एसिटिक एसिड मैंने दिखाया था CH3COOH। अब ये एसिटिक एसिड जब डिजोल्व होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर डाइमर फॉर्म होता है। ये डाइमर क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एसिटिक एसिड हो गया। दूसरा एसिटिक एसिड मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 एसिटिक एसिड कंबाइन होके एक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसके बीच में। ये जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन एंड ओ, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, वो दोनों में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये दोनों को मिला के हम एक ही मॉलिक्यूल लिखेंगे, CH3COOH होल 2। ठीक है, CH3COH होल 2। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन होगा तो आई क्या होगा? डिक्रीज करेगा, आई लेस देन 1 होगा। इज इट क्लियर? आई क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो उस टाइम में हम आई के लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस
1/n, ठीक है। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 - 1/n, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आई का वैल्यू सबको समझ में आ गया। तो आई कब इक्वल टू 1 होता है, जब मॉलिक्यूल नाइदर बी एसोसिएटेड नॉर बी डिसोसिएटेड। उसका एग्जांपल है ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। जब डिसोसिएशन कब होता है, जो आयोनिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, NaCl, KCl, MgCl2, ये सारे आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इसके आई लेस देन 1 कब होगा, जब एसोसिएशन होगा। और एसोसिएशन किस मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, तो एसिटिक एसिड एसोसिएट हो जाता है, दो एसिटिक एसिड कंबाइन होकर एक एसिटिक एसिड बन जाते हैं। और एक एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, C6H5COO, ये भी एसोसिएशन होता है, ठीक है, इसमें भी एसोसिएशन। तो हमने एक फैक्टर देखा कि वैन आर्ट फैक्टर जो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कितना एसोसिएशन हो रहा है, कितना डिसोसिएशन हो रहा है। तो वैन आर्ट फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये वैन आर्ट फैक्टर को हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वाला इक्वेशन था उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो वाला इक्वेशन तो रॉन्ग हो गया ना, उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया के लिए वो वाला इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, उस वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो कॉलिगेटिव वाला फॉर्मूला वो हम यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकल के आया। तो हमने क्या किया, एक मॉडिफाइड कॉलिगेटिव इक्वेशन निकाला। तो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो इक्वेशन निकाला उसमें सिर्फ हमने आई ऐड किया है, आर तो नहीं मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, PA0 माइनस PA/PA0 इंटू XA। तो यहाँ पर XA के जगह में हमने आई डाल दिया, एक्चुअली XA नहीं होगा, XB होगा यहाँ सॉल्यूट का। तो हमने आई XB किया, तो आई इंटू ये हो जाएगा NB, ठीक है, Na+N। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल TB इज इक्वल टू KBM। तो यहाँ पर हमने आई मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह भी मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगा, डेल TB इज इक्वल टू IKBM। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल TF इज इक्वल टू IKFM। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने यूज किया पाई इज इक्वल टू IN/V/RT, ठीक है। तो हर इक्वेशन में हमने क्या किया, आई मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वाला इक्वेशन को हम कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं, जहां से हमें एग्जैक्टली नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमको मिलेगा। अगर आई निकाल देंगे तो हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m MgCl2 इज डैश। देखो हमारे पास दो टाइप का सॉल्यूट है, एक सॉल्यूशन हमने ग्लूकोज लेके बनाया, सेम कंसेंट्रेशन वाला MgCl2 सॉल्यूट लेके हमने बनाया। तो MgCl2 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, आगे अभी नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो हमारा जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। जैसे कि कितना टाइम में इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स होगा, तो ये 3 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, 3 टाइम्स। क्योंकि देखो MgCl2 डिसोसिएट होके Mg+2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना मोल हो गया, 3 मोल। तो 3 मोल मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solutions should have the highest boiling point? जैसे कि अभी मैंने बताया, तो बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा। किसके लिए ज्यादा इंक्रीज होगा? जहां पर ज्यादा आयन होगा। देखो Na प्लस NaOH क्या होगा? Na प्लस हो जाएगा प्लस OH माइनस हो जाएगा। तो हमें बेसिकली कितना आयन मिला? 2 मोल का आयन मिला। सोडियम सल्फेट के लिए क्या होगा? 2Na प्लस हो जाएगा प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा। कितना मोल? 3 मोल। अमोनियम नाइट्रेट के लिए ये क्या हो जाएगा? NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस, ये डिसोसिएट होके ये देगा। तो यहाँ पर 2 मोल कितना मिला हमको? अभी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये K प्लस प्लस NO3 माइनस, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर किसका मोल ज्यादा देगा सोल्यूशन में? कौन ज्यादा डिसोसिएट होगा? तो ये है हमारा सोडियम सल्फेट। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी सोल्यूट के लिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जाके 3 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, आयन का नंबर इंक्रीज होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ वैन आइट फैक्टर फॉर इथानोइक एसिड इन बेंजीन। देखो इथानोइक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड था, एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। अभी मैंने बताया था जब एसिटिक एसिड होता है क्या होता है? एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर वैन आइट फैक्टर क्या होगा? देखो 2CH3OOH, यहां पर CH3OOH उल्टू हो जाए। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके हमें 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगा ये 1/2/0.5 आएगा। क्या आएगा? ये 0.5 आएगा। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वैन आइट फैक्टर फॉर इथानोइक एसिड इन बेंजीन क्या होगा? तो आई हमारा जो होगा वो हाफ आएगा, 0.5 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम कंसिडर करेंगे, देखो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 - 1/। ठीक है, तो ये अगर 1 अल्फा अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। वैल्यू कितना आएगा? 1/1 माइनस ये वैल्यू आएगा 1/2। तो 1 - 1/2 क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 का मतलब 0. देखो यहाँ पे हमने अल्फा क्या लिया? अल्फा इक्वल टू 1 लिया, क्योंकि इसका कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये हमको मेंशन नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया होगा तो हम ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने जो बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने आई का वैल्यू कैलकुलेट किया। अभी एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए एन का वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एन का वैल्यू 2 है। 2 मॉलिक्यूल मिला, 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो 1/2 हो जाए। तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। तो सी है हमारा राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ वैन आइट फैक्टर फॉर KCl, NaCl, K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। देखो ये कितना है में मैंने बताया था, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसका नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आई होता है। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन का वैल्यू क्या होगा? आई के वैल्यू के हिसाब से। अभी ये KCl डिसोसिएट कितना देगा? 2 मोल देगा। K प्लस Cl माइनस NaCl क्या देगा? 2 मोल देगा, क्योंकि देखो एक NaCl, एक Na 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट होके 2 मोल ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस देगा। तो K2SO4 क्या देगा? 2K प्लस एंड एक SO4 माइनस, तो मतलब 3 मोल देगा। उसका मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, तो ये जो वैन आइट फैक्टर का आई का वैल्यू यहाँ पर 2, 2, 3 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, वैन
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये गलत है, ग्रेटर देन वन होता है, आई ग्रेटर देन वन होता है। मोर देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, अभी आई लेस देन वन होता है एसोसिएशन के लिए, तो ये भी गलत है। ऑलवेज लेस देन वन, ये भी गलत होता है। लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, आई लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये है राइट आंसर। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अभी कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।